नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है ऐसे व्यक्तित्व जिनका निधन 2021 में हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों, याद रखना, आपको उनका संबंधित क्षेत्र याद रखना है। उनको कोई अवार्ड मिला है तो वो अवार्ड आपको याद रखना है। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं ऐसे व्यक्तित्व की जिनका निधन 2021 में हुआ है। तो दोस्तों, जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह है कि नंद कुमार सिंह चौहान का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों, याद रखना, नंद कुमार सिंह चौहान कौन थे। नंद कुमार सिंह चौहान खंडवा सीट से मध्य प्रदेश के खंडवा सीट से लोकसभा सांसद थे। ये जो आपके सामने फोटो है वह है नंद कुमार सिंह चौहान। दोस्तों, लोकसभा सांसद थे खंडवा सीट से। इनका संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, पर्यावरण कार्यकर्ता, राजनीति, फिल्म या व्यवसाय। तो दोस्तों, इनका आंसर होगा राजनीति क्षेत्र से ये संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है नंद कुमार सिंह चौहान किस क्षेत्र से, राजनीति से। और दोस्तों, जो खंडवा मेडिकल कॉलेज का नाम भी इनके नाम पर रख दिया गया है। और यह जो ओमकारेश्वर में एक नया घाट बनेगा जिसका नाम होगा नंद घाट। तो दोस्तों, ये नंदू भैया इनको प्यार से कहा जाता था। ये जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या अन्य नेता हैं इनको नंदू भैया के नाम से पुकारते थे। तो दोस्तों, नंदू भैया के नाम पर एक नंद घाट कहाँ बनेगा, ओमकारेश्वर में। अगर ये भी पूछा जाए तो भी आप उसके लिए तैयार रहें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नंद घाट, ओमकारेश्वर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनु भंडारी महेंद्र कुमारी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों, जो मनु भंडारी महेंद्र कुमारी हैं उनका संबंध है मंदसौर जिले से। दोस्तों, हिंदी भाषा की एक साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं मन्नू भंडारी या महेंद्र कुमारी। तो आपको याद रखना है इनके ज़िले का नाम है मंदसौर। ठीक है दोस्तों, ये है मन्नू कुमारी। दोस्तों, अगला प्रश्न है लालजी टंडन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह मध्य प्रदेश के किस नंबर के राज्यपाल थे। तो दोस्तों, ऐसा प्रश्न बिल्कुल आ सकता है। जो लालजी टंडन है इनका निधन हो गया था 2021 में, तो वह कौन से नंबर के राज्यपाल थे। तो दोस्तों, आपको याद रखना है वह 22वें नंबर के राज्यपाल थे। लालजी टंडन का जो नंबर था वह था 22। दोस्तों, वर्तमान में जो हमारे राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल, वह 23वें नंबर के राज्यपाल हैं। तो दोस्तों, याद रखना है मंगूभाई छगनभाई पटेल जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वह 23वें नंबर के राज्यपाल हैं। उनके बारे में भी पूछा जाए तो भी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, लालजी टंडन 22वें नंबर के और मंगूभाई छगनभाई पटेल 23वें नंबर के, जो कि वर्तमान राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के। अगले व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये एमपी के मुख्य व्यक्ति थे जिनकी 2021 में निधन हुआ है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। अब हम देश के बारे में बात करेंगे कि देश में कौन कौन से व्यक्तित्व का निधन हुआ। दोस्तों, बिपिन रावत जी, जैसा कि आप जानते हैं, इनका हवाई जहाज की क्रैश में निधन हो गया था। तो दोस्तों, इनके बारे में कुछ फैक्ट याद रखना है आपको कि यह भारत के थल सेना के पूर्व प्रमुख थे। थल सेना के पूर्व प्रमुख थे, उनको पदोन्नत करके सीडीएस बनाया गया था। यह 27वें नंबर के थल सेना प्रमुख थे दोस्तों, 27वें नंबर के, यदि नंबर पूछा जाए 27वें। और भारत के प्रथम सीडीएस थे। सीडीएस क्या होता है दोस्तों, सीडीएस यानी होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब तीनों सेनाओं का प्रमुख। दोस्तों, जो तीनों सेना है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, उन तीनों के प्रमुख के रूप में सीडीएस के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। और दोस्तों, 2019 में सीडीएस का पद का निर्माण किया गया था पहली बार तीनों सेनाओं के अच्छे समन्वय के लिए। दोस्तों, याद रखना है सीडीएस का फुल फॉर्म अगर आ जाए तो उसमें भी दिक्कत नहीं होगी। उसका फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इनका जो हवाई जहाज क्रैश हुआ था उसका नाम था MI-17 V5 मतलब 5वीं पीढ़ी का हवाई जहाज था MI-17 वर्जन 5, ऐसे याद रखना है। तो MI-17 5वीं पीढ़ी का हवाई जहाज था। दोस्तों, अगले व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं विनोद दुआ। विनोद दुआ, सीधा सा क्वेश्चन आएगा, विनोद दुआ का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपको याद रखना है विनोद दुआ का संबंध सीधा पत्रकार क्षेत्र से है, या मीडिया आ जाए ऑप्शन में तो मीडिया क्षेत्र से है। दोस्तों, ये एक वरिष्ठ पत्रकार थे और 2008 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यदि पद्मश्री पूछा जाए कब मिला तो 2008। और संबंधित क्षेत्र क्या है, पत्रकार। यह पत्रकार थे और पत्रकारिता इनका प्रमुख क्षेत्र था। दोस्तों, अगला जो व्यक्तित्व है वह है पुनीत राजकुमार। इनके बारे में भी आप सुन चुके होंगे न्यूज़ के बारे में, लेकिन इनके बारे में जो एक चीज़ याद रखना है वह कि यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो दोस्तों, यह फिल्म या अभिनेता, अगर आप ऑप्शन में आपके में आएगा फिल्म या अभिनेता,
तो दोस्तों फिल्मी अभिनेता जो भी ऑप्शन में आपको दिखे तो यह इस क्षेत्र से संबंधित थे, कन्नड़ भाषा के अभिनेता थे और 46 वर्ष की उम्र में हृदयाघात से इनका निधन हो गया था। दोस्तों 2021 में कन्नड़ भाषा के प्रमुख अभिनेता कौन? पुनीत राजकुमार। ठीक है दोस्तों, अगले व्यक्तित्व की बात करें तो अगला व्यक्तित्व है ऑस्कर फर्नांडिस। दोस्तों ऑस्कर फर्नांडिस के बारे में सिर्फ एक चीज़ अपने को याद रखना है, अगर आप पूछा जाए तो ऑस्कर फर्नांडिस का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ऑस्कर फर्नांडिस, इनका जैकलीन फर्नांडिस से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, ये अलग व्यक्तित्व हैं। ऑस्कर फर्नांडिस, इनका संबंध है राजनीति से। बस सीधा क्वेश्चन राजनीति आएगा तो आपको राजनीति लगा के आना है ऑप्शन में कि ऑस्कर फर्नांडिस का संबंध राजनीति से है। राजनीतिक विशेषज्ञ थे, कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध है और ये पूर्व परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भी रहे। तो दोस्तों परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री मतलब ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मिनिस्ट्री इनके पास थी। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में नितिन गडकरी इस मंत्रालय को संभालते हैं, नितिन गडकरी। ठीक है दोस्तों, अगले व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं तो अगला व्यक्तित्व है सिद्धार्थ शुक्ला, जाना पहचाना नाम। आपने इनको बहुत बार देखा होगा, बिग बॉस में देखा होगा, अलग अलग नाटकों में देखा होगा। तो दोस्तों सीधा सा प्रश्न आएगा, और सिद्धार्थ शुक्ला का संबंध किस क्षेत्र से है, तो दोस्तों यह अभिनेता थे तो किस क्षेत्र से हो जाएगा, फिल्म क्षेत्र से इनका संबंध हो जाएगा। 40 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है और इनको बालिका वधू सीरियल से ख्याति मिली थी। आप सबने बालिका वधू सीरियल देखा ही होगा, तो बालिका वधू सीरियल से इनको ख्याति मिली थी सिद्धार्थ शुक्ला। ठीक है दोस्तों, संबंधित क्षेत्र क्या है, फिल्म, याद रखना है आपको। अगले व्यक्तित्व की ओर बढ़ते हैं। अगला व्यक्तित्व है कल्याण सिंह। दोस्तों कल्याण सिंह राजनीति के प्रमुख व्यक्तित्व थे और यह यूपी के 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, कौन? कल्याण सिंह। इनका क्षेत्र आएगा, कल्याण सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है, तो दोस्तों सीधा ऑप्शन में दिखेगा आपको राजनीति, और आपको सीधा लगा के आना है क्या, राजनीति से संबंधित हैं। 2 बार यूपी के पूर्व सीएम रह चुके हैं और बाबरी मस्जिद की जो घटना हुई थी 1992 इन्हीं के शासनकाल में हुई थी और उन्होंने उसके बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। आपको याद हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखना है कि इनका संबंध राजनीति क्षेत्र से है। ठीक है दोस्तों, अगले व्यक्तित्व की बात करें, अगला व्यक्तित्व है नंदू नाटेकर। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खेल से संबंधित क्वेश्चन है और खेल से संबंधित क्वेश्चनों में इनका नाम बहुत सर्वोपरि आता है कि 2021 में जिनमें निधन हुआ है खिलाड़ियों का। तो दोस्तों नंदू नाटेकर का संबंध किससे है, तो पहली बात तो याद रखना है ये खिलाड़ी थे। दोस्तों किससे है, तो पहली बात ये नंदू नाटेकर कौन थे, खिलाड़ी थे, और किस क्षेत्र के खिलाड़ी थे, तो दोस्तों याद रखना है बैडमिंटन। इनका प्रमुख क्षेत्र क्या था, बैडमिंटन। और यह भारत के ऐसे प्रथम बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन प्रतियोगिता में पदक जीता था। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत के ऐसे प्रथम खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता है। और दोस्तों 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना है आपको। 1961 में अर्जुन पुरस्कार 20 लोगों को मिला था। 1961 में अर्जुन पुरस्कार 20 लोगों को मिला था। इन 20 लोगों में से एक थे नंदू नाटेकर। तो नंदू नाटेकर ऐसे प्रथम खिलाड़ी थे जिन्हें बैडमिंटन में भी अर्जुन अवार्ड मिला है। और अर्जुन अवार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1961 में ही हुई थी और इसी साल इनको मिल गया। और उसकी जो जो अर्जुन पुरस्कार है उसकी जो राशि मिलती है उसमें ये 15 लाख रुपये कर लेना दोस्तों, 15 लाख रुपये की राशि 29 अगस्त 2020 से इसको बढ़ा दिया गया है। पहले 5 लाख रुपए थी, लेकिन अब अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जो आपकी स्क्रीन पर हैं ये है नंदू नाटेकर। दोस्तों नंदू नाटेकर ये हैं, इनके हाथ में क्या है, बैडमिंटन का बल्ला है। तो दोस्तों याद रखना है इनका संबंध किस क्षेत्र से हो जाएगा, बैडमिंटन के प्रमुख खिलाड़ी हैं। अगले व्यक्तित्व की बात करें तो अगला व्यक्तित्व है दोस्तों दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी, सीधा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, दानिश सिद्दीकी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो दानिश सिद्दीकी हैं जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट आ जाए, फोटोग्राफर आ जाए, मीडिया आ जाए, कुछ भी आ जाए दोस्तों, फोटोग्राफर थे या मीडिया आ जाए, तो दोस्तों ये सभी क्षेत्र से संबंधित थे। ये इनका संबंध भारत में दिल्ली से है और 2018 में इन्हें पुलित्जर सम्मान भी मिल चुका है। दोस्तों इन्हें जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये मात्र 40 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। दोस्तों यह ऐसी चीज़ों की जर्नलिस्ट या ऐसी चीज़ों की फोटोग्राफी करते थे जिनमें महिलाओं के प्रति कोई क्रूरता होती थी, कोई जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनके खिलाफ ये करते थे।
वो ये क्या 2021 में तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, तो उनकी क्रूरता की भी इन्होंने फोटोग्राफी की थी, उसी कारण इनको गोलियों से भूनकर मार दिया गया था। तो दोस्तों याद रखना है, दानिश सिद्दीकी का संबंध किससे है? जर्नलिस्ट थे ये फोटोग्राफर थे, या मीडिया से भी आ सकता है, तो मीडिया अगर ऑप्शन में हो तो मीडिया से भी आप लगा सकते हैं। अगले व्यक्ति के बारे में बात करें दोस्तों, यशपाल शर्मा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी अभी फिल्म आई है 83 है, वो 1983 विश्व कप पर मूवी बनी है, और 1983 में भारत पहली बार विश्व कप जीता था वनडे का दोस्तों। तो उस टीम के प्रमुख सदस्य यशपाल शर्मा, इनका संबंध है क्रिकेट से। याद रख लेना, क्रिकेट खेलकर क्या मिलता है दोस्तों? हमें यश की प्राप्ति होती है। तो यशपाल शर्मा का संबंध किससे है दोस्तों? क्रिकेट से है। 1983 विश्व कप जिसमें भारत विजेता बना था, उस टीम के प्रमुख सदस्य थे, और ये टीम के ऑलराउंडर थे। जो आपको दिख रहे हैं ये हैं यशपाल शर्मा दोस्तों, ये हैं यशपाल शर्मा। ये हैं रवि शास्त्री, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रह चुके हैं, पूर्व कोच रवि शास्त्री जी। ये हैं यशपाल शर्मा, जो कि जिनका संबंध किससे है? क्रिकेट से है, और 1983 विश्व कप में प्रमुख खिलाड़ी थे। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले व्यक्तित्व के बारे में चलते हैं। अगला व्यक्तित्व है दोस्तों वीरभद्र सिंह। सीधा सा क्वेश्चन आएगा, वीरभद्र सिंह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो आपको याद रहना चाहिए, यह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोस्तों कितनी बार रह चुके हैं? और 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका संबंध कांग्रेस पार्टी से था। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इनका संबंध पूछा जाए तो इनका संबंध किससे होगा दोस्तों? जब मुख्यमंत्री हैं तो इनका संबंध होगा राजनीति से, राजनीति क्षेत्र से इनका संबंध होगा, ठीक है दोस्तों। अगले व्यक्तित्व की बात करें, अगला व्यक्तित्व है दिलीप कुमार। दोस्तों जाना पहचाना नाम, आप बिल्कुल फोटो देख के पहचान गए होंगे कि ये दिलीप कुमार हैं। तो दोस्तों दिलीप कुमार के बारे में कौन कौन से फैक्ट याद रखने हैं? तो दोस्तों याद रखना है, इनका संबंधित क्षेत्र क्या हो जाएगा? सिनेमा, फिल्म। यह कौन थे? तो अभिनेता थे। कुछ भी याद, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से सोच समझ के आंसर लगाना। अभिनेता थे। उनको 1995 में भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको याद रहेगी कि इनको 1995 में दादा साहब फाल्के के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 98 वर्ष की उम्र में इनका 2021 में निधन हो गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो वह मिला है रजनीकांत को, ठीक है दोस्तों। रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 मिला है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होता है, जो सबसे बड़ा है, भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार को ही भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। इनका संबंध क्षेत्र क्या हो जाएगा? सिनेमा, फिल्म, अभिनेता। अगर कोई भी ऑप्शन में आए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो पर्सनालिटी है वह है, फोटो देख के तो समझ ही गए होंगे दोस्तों, ये कौन है? ये है मिल्खा सिंह। इनके ऊपर मूवी भी बनी थी। कौन सी मूवी बनी थी? भाग मिल्खा भाग दोस्तों, भाग मिल्खा भाग इनके ऊपर मूवी बनी थी। तो दोस्तों याद रखना है, ये एथलेटिक्स के प्रमुख खिलाड़ी हैं। अगर क्षेत्र पूछा जाए सीधा तो सबसे आसान क्वेश्चन क्या बनेगा? ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों खिलाड़ी है, तो आपको पता ही होगा। और खेल में भी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों एथलेटिक्स आएगा ऑप्शन में। एथलेटिक्स आ जाए, या 400 मीटर 200 मीटर स्प्रिंट आ जाए, तो उसमें भी आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। एथलेटिक्स के प्रमुख खिलाड़ी थे, और इन्होंने 1958 टोक्यो एशियन गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों भारत में जब एथलेटिक्स के खिलाड़ी नहीं होते थे, जब इन्होंने जुनून पैदा किया भारतीयों में एथलेटिक्स के प्रति, इसलिए इनको इतना याद किया जाता है कि मिल्खा सिंह को इतना याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने एथलेटिक्स में ये सोचते थे कि एथलेटिक्स में भारत ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं जीतता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में, मतलब किसी भी प्रतियोगिता में क्यों मेडल नहीं जीतता, इसलिए इनको इतना याद किया जाता है। दोस्तों 1958 में इन्होंने मेडल जीते, 1959 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित कर दिया गया, और 1959 में इन्हें पद्म से सम्मानित किया गया। 1960 में जो रियो ओलंपिक हुए, वो रोम ओलंपिक हुए दोस्तों, 1960 में रोम ओलंपिक हुए थे। तो दोस्तों 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर में इन्हें 4th स्थान प्राप्त हुआ था, और यह पदक से चूक गए थे। दोस्तों 4th स्थान प्राप्त हुआ 1960 रोम ओलंपिक में, और यह पदक से चूक गए थे 400 मीटर में। इनकी दिली ख्वाहिश थी कि एथलेटिक्स में भारत के लिए कोई स्वर्ण पदक जीते, और वह किसने किया है? 2021 में एथलेटिक्स के लिए स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। ठीक है दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? एथलेटिक्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक, और नीरज चोपड़ा ने यह पदक स्वर्ण पदक जीतकर किसे समर्पित किया है? समर्पित किया है मिल्खा सिंह जी को।
ठीक है दोस्तों, इन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता था। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लो दोस्तों। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो मिल्खा सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी है। और इनके बेटे का नाम जीव मिल्खा सिंह है, यह भी प्रसिद्ध गोल्फर हैं। ठीक है दोस्तों, जीव मिल्खा सिंह गोल्फर और मिल्खा सिंह एथलेटिक्स, आपको याद रखना है। पद्मश्री कब मिला था दोस्तों? तो 1959 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगले व्यक्तित्व के बारे में बात करें, सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों फोटो देखो ध्यान से, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये कौन थे, ये कहाँ से, ये किस चीज़ से चिपके हुए हैं दोस्तों? ये पेड़ से चिपके हुए हैं, पेड़ से चिपके हुए हैं, मतलब चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा यही हैं वो, जिनका निधन 2021 में हो गया है। तो दोस्तों ये पेड़ से चिपके हुए हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं वह सुंदरलाल बहुगुणा हैं, प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी थे। बस सीधा सा प्रश्न, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो पर्यावरण कार्यकर्ता कह सकते हैं आप, पर्यावरण प्रेमी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 1973 में उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन हुआ था वो इन्हीं के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा में। और इन्हें वृक्ष मित्र भी कहा जाता है। इन्होंने इतने वृक्षों की जो जान बचाई है, यह आप फोटो से भी समझ सकते हैं कि इन्हें वृक्ष मित्र कहा जाता है, वृक्ष के मित्र के रूप में इन्हें याद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो पुस्तक है धरती की पुकार, मिथ एंड रियलिटी, यह इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो यह भी याद रखना है कि मिथ एंड रियलिटी और धरती की पुकार इनकी प्रसिद्ध कृति है। अगले व्यक्तित्व पे चलें तो दोस्तों अगला व्यक्तित्व है सोली सोबर्जी। दोस्तों सोली सोबर्जी जो थे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, वह भी नंबर था 11। तो दोस्तों यहाँ तो आप या तो नोट कर लीजिए कि सोली सोबर्जी कौन थे। तो दोस्तों 11वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, महाधिवक्ता। दोस्तों जो महाधिवक्ता होता है वह भारत सरकार की ओर से कोर्ट में अपना पक्ष रखता है, तो यह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोली सोबर्जी इनमें से कौन भारत के किस पद पर रहे? निर्वाचन आयुक्त रहे, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे? तो पूर्व अटॉर्नी ऑफ जनरल इंडिया सोली सोबर्जी रहे। और वो कौन से नंबर के रहे? 11वें नंबर के रहे। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना है बस। अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए इन्होंने सराहनीय प्रयास किए थे। आपको संबंधित क्षेत्र याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे, बस यही इंपॉर्टेंट है, यही मत भूल जाना। अगले व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो अगला व्यक्तित्व है दोस्तों लक्ष्मण पई। यह प्रसिद्ध चित्रकार थे। सिर्फ इतना सा याद रखना है कि लक्ष्मण पई का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो चित्रकार थे, चित्रकारी इनका प्रमुख क्षेत्र था, चित्रकार से है संबंध, चित्रकारी से संबंधित है। कौन? लक्ष्मण पई। लक्ष्मण अच्छा चित्र बनाता है, आपको याद रखना है। कौन बनाता है अच्छा चित्र? लक्ष्मण अच्छा चित्र बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो लक्ष्मण पई किससे संबंधित हो जाएंगे? चित्रकारिता से। लक्ष्मण अच्छा चित्र बनाता है। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मण पई का संबंध किससे है? चित्रकारिता से है। और 2018 में हाल ही में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब अगले व्यक्तित्व की बात करते हैं। अगला व्यक्तित्व है पद्मा सचदेव। तो दोस्तों पद्मा सचदेव जो हैं वो भारत की डोगरी भाषा की आधुनिक महिला कवित्री मानी जाती हैं। जो डोगरी भाषा है दोस्तों वह कौन से संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में जोड़ी गई है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो डोगरी भाषा है उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा राजभाषा में जोड़ा गया। तो दोस्तों जो डोगरी भाषा है उसकी पहली आधुनिक महिला कवित्री कौन है? पद्मा सचदेव, जिनका 2021 में निधन हो गया है। एक चीज़ इनके बारे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो याद रखना है कि 1971 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार किस सन में मिला है? 1971 में पद्मा सचदेव को मिला है। इनकी रचना क्या थी? मेरी कविता मेरे गीत जो रचना है इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। सीधा प्रश्न आएगा पद्मा सचदेव का संबंध किस भाषा से है? तो आपका आंसर होगा डोगरी भाषा से है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो दोस्तों 1971 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये दो चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए। क्षेत्र पूछा जाए तो कवित्री थी, साहित्यकार हो जाएगा, भाषा डोगरी हो जाएगा, और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसका सन हो जाएगा 1971। अगले व्यक्तित्व की बात करें तो अगला व्यक्तित्व है दोस्तों रोहित सरदाना, जाना पहचाना नाम। सीधा प्रश्न आएगा रोहित सरदाना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मीडिया क्षेत्र से है दोस्तों। मीडिया आए, पत्रकार आए, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मीडिया क्षेत्र से है, प्रमुख पत्रकार थे ये दोस्तों। ठीक है, रोहित सरदाना।
अगली व्यक्तित्व है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा लीजिए, एसएससी बैंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एम नरसिम्हन। दोस्तों एम नरसिम्हन जो थे उन्हें बैंकिंग सुधारों का आर्किटेक्ट कहा जाता है। एम नरसिम्हन ये आरबीआई के 13वें गवर्नर रहे। तो दोस्तों आरबीआई के पूर्व गवर्नर कौन रहे? एम नरसिम्हन। कौन से नंबर के? 13th नंबर के यह पूर्व गवर्नर रहे। इनकी अध्यक्षता में 2 बार बैंकिंग सुधार के लिए कमेटी की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा नरसिम्हन 1 और नरसिम्हन 2, ये दोनों कमेटी बैंकिंग सुधार की कमेटी थी। यहीं से याद रखना है। सीधा प्रश्न आएगा अगर बैंकिंग सुधार की कमेटी कौन कौन सी है, तो नरसिम्हन 1, नरसिम्हन 2। नरसिम्हन कौन थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों वित्त क्षेत्र से संबंधित थे, वित्त क्षेत्र से संबंधित थे। तो आपको वित्त क्षेत्र से याद रखना है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में ये सब फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर और बैंकिंग सुधार का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? तो एम नरसिम्हन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले व्यक्तित्व की बात करें तो अगला व्यक्तित्व है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। दोस्तों उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान कौन थे? तो ये सोनू निगम के गुरु थे, जिनका 2021 में निधन हो गया है। ये कौन थे? तो दोस्तों सोनू निगम कौन है? सोनू निगम गायक हैं। तो यह भी शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, शास्त्रीय संगीत गाते थे दोस्तों, शास्त्रीय संगीत। ठीक है दोस्तों, सोनू निगम क्या करते हैं? संगीत क्षेत्र से संबंधित हैं। उनके गुरु थे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। इनका भी संबंध किससे है दोस्तों? तो शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है। सीधा प्रश्न आएगा, बिल्कुल छोड़ के नहीं आना, किसी भी पेपर में आए तो सीधा छाप देना कि किस क्षेत्र से? शास्त्रीय संगीतज्ञ थे बस। अगला जो है वो है केशव दत्त। दोस्तों केशव दत्त कौन थे? तो केशव दत्त का संबंध है खेल से। पहली बात तो खेल याद रख लो, केशव दत्त का संबंध किससे है? खेल से। और खेल में कौन? हॉकी, हमारा नेशनल गेम। दोस्तों 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1948 लंदन ओलंपिक, 1952 हेलेंसिकी ओलंपिक में जो भारत की हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, और भारत की हॉकी टीम ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, जिनमें 1948, 1952 जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, उस टीम के प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं कौन? केशव दत्त। तो दोस्तों इनका 2021 में निधन हो गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट को मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है दोस्तों। तो केशव दत्त है, उनका खेल से संबंधित है। और खेल में कौन दोस्तों? हॉकी। बस इतना आपको याद रखना है। 1948, 1952 ओलंपिक के प्रमुख सदस्य हैं। अगला जो है वो है विष्णु नारायण नंबूदरी। दोस्तों मलयालम भाषा के प्रमुख साहित्यकार हैं और 1994 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 2014 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों याद रखना है विष्णु नारायण नंबूदरी। सीधा भाषा, अगर भाषा पूछी जाए विष्णु नारायण नंबूदरी किस भाषा से संबंधित हैं, तो दोस्तों सीधा आंसर होगा आपका मलयालम। किस क्षेत्र से संबंधित हैं? साहित्यकार हैं, अभिनेता थे, कलाकार थे, कौन थे? साहित्यकार थे। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है कि विष्णु नारायण नंबूदरी का संबंध किससे है? तो मलयालम भाषा के प्रमुख साहित्यकार हैं और 1994 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अगले व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। अगला व्यक्तित्व है दोस्तों ओपी भारद्वाज। दोस्तों ओपी भारद्वाज, इनका संबंध है मुक्केबाजी से। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये हैं ओपी भारद्वाज, और ये पास में क्या रखे हैं? ये रखे हैं मुक्केबाजी के ग्लव्स। तो दोस्तों याद रखना इनका संबंध किस क्षेत्र से है? मुक्केबाजी से, जिनका निधन हो गया है 2021 में। यह भारत के प्रथम खिलाड़ी थे जिन्हें 1985 में राजीव गांधी वो द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड उन शिक्षकों को दिया जाता है जिनके जो शिष्य होते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत कर आते हैं। तो द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1985 में ही द्रोणाचार्य अवार्ड की दोस्तों स्थापना हुई थी। यह 3 लोगों को प्रदान किया गया था। सबसे पहले ओपी भारद्वाज, आपको नाम याद रखना है। दूसरे हैं भालचंद भास्कर, जिन्हें कुश्ती में दिया गया था। और तीसरे हैं OM नंबियार, जिन्हें एथलेटिक्स में यह द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। ठीक है दोस्तों, क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं आपको ओपी भारद्वाज के बारे में? तो ओपी भारद्वाज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों सबसे पहले खेल, खेल में कौन सा? मुक्केबाजी। यह प्रथम खिलाड़ी थे जिन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? तो द्रोणाचार्य अवार्ड, इन्हें प्रथम खिलाड़ी थे जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। 1985 में ही द्रोणाचार्य अवार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अन्य 2 खिलाड़ी थे जो वो थे भालचंद भास्कर और थे OM नंबियार।
बस आपको इतना याद रखना है। 3 लोगों को 1985 में द्रोणाचार्य मिला था। अगली पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगली पर्सनालिटी है अनिरुद्ध जगन्नाथ। अनिरुद्ध जगन्नाथ दोस्तों जो मॉरिशस है, अफ्रीका में देश मॉरिशस, उस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें 2020 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसलिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं कि अनिरुद्ध जगन्नाथ का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों इनका संबंध राजनीति से है। यह मॉरिशस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो भी 1-2 बार नहीं दोस्तों, 6 बार अनिरुद्ध जगन्नाथ। आपको याद रखना है राजनीति क्षेत्र। और 2020 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। जब तक आप जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, GS जीनियस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।